Hello students, let's start with another video. It is the second video of the chapter Light Reflection and Refraction. Okay, ये 10th CBSE का फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके लिए मैंने ये दूसरा वीडियो है। आपने इफ इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसे देख लीजिए। ओके, अच्छा जब आप देखेंगे तो बड़े प्यार से देखिए, आराम से देखिए। ओके, हर एक बात समझते जाइए, क्योंकि जब हर एक बात समझ में आती जाएगी, ओके, तो ही वही बात आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और लंबे समय तक याद रख पाएंगे तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम में परफॉर्मेंस के साथ साथ इफ आपके दिमाग में वो चीज समझ गई और आपके दिमाग ने उस चीज को रिटेन कर लिया है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो आपके जो स्कोर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे एनटीएससी, केवीपीओआई एक्सेट्रा, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ आप आगे चल के जेई और नीट की मेडिकल एंट्रेंस के लिए सोचेंगे, उसके लिए एक अच्छा सा बेस बन जाएगा। सॉरी सॉरी, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्लेन मिरर और उसके इमेजेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके पहले इंट्रोडक्शन भी लिया था। अब स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स से। तो स्फेरिकल मिरर्स, such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, वैसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए करते क्या हम लोग, तो क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं कोई भी, है ना। क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया ग्लास का, ओके, उसके एक सरफेस को, एक साइड को हम लोगों ने पॉलिश्ड कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो मैंने पॉलिश्ड कर दिया, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सिल्वरिंग। मैंने सिल्वर कर दिया, है ना, सिल्वरिंग कर दी। ओके, एक साइड को पॉलिश कर दिया, उस साइड को बोल दिया पॉलिश सरफेस, और सामने वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो एक साइड को पॉलिश कर दीजिए और अनपॉलिश सरफेस जो बच गया उसे आप कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये हो गया हमारा एक मिरर। ओके, और ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है ना। देखो डॉट 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 देखे बना रहा हूं मैं, है ना। ये जो मिरर है किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। Okay, that is why it is called as a spherical mirror. देखो लिखा है ना, such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. अब देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है ना, स्फेरिकल। वो किसका पार्ट, ये मिरर किसका पार्ट रहा होगा, इफ आप एक्सटेंड करेंगे तो कहेंगे ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। और ये जो डायग्राम बनाया मैंने, आप देखोगे इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सेंटर की तरफ होता है, स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने जस्ट लिख दिया अपर मिरर इज कॉनकेव एंड लोअर मिरर इज कॉन्वेक्स। एंड आप ऐसे कर सकते हैं, spherical mirrors are of two types. One is concave mirror, another is convex mirror. Okay, let's define what is convex mirror and what is concave mirror. What is concave mirror? A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ फेस कर रहा हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, रिपीट कर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards means curved towards the center. Okay, reflecting surface is curved inwards, that is reflecting surface faces towards the center of sphere is called concave mirror. चलिए देखें डायग्राम, चलो देखते हैं। देखो मैंने इसे कहा था कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, वो इधर अंदर वाला सरफेस है और बाहर वाले सरफेस को तो मैंने पॉलिश कर दिया। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये स्फेरिकल मिरर है तो एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, वो लिख दिया सी, सी से लिख दिया मैंने, है ना। उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर रहा होगा उसे हम लोग सी लिख दिया। अब देखो क्या इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस स्फीयर के सेंटर की तरफ है, हाँ है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में और लेफ्ट में ही सेंटर है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ओके, चलिए आगे बढ़े। अब कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror, curved outwards। ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो स्फीयर, मान लो ऐसे स्फीयर ड्रॉ कर लिया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होना चाहिए, तो मुझे पॉलिश किधर करना चाहिए, अंदर की तरफ, है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे सेंटर की तरफ का जो सरफेस होगा मिरर का वो पॉलिश्ड होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, आई होप आपको कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कैसे मिरर होते हैं, दोनों स्फेरिकल मिरर होते हैं। दोनों स्फेरिकल सरफेसेस, दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कैसा होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की टुवर्ड्स होगा या कर्व्ड इनवर्स होगा, उसे आप कॉनकेव मिरर कह देंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होगा या सेंटर की दूसरी तरफ होगा, है ना, या सेंटर की तरफ उसका पॉलिश सरफेस होगा, ऐसे मिरर को आप, ऐसे स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, है ना। अब इस स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, एक एक करके उस टर्म को समझते हैं। पहला टर्म मुझे दिख रहा है पोल, जिसको मैं P से डिनोट करूंगा। क्या होती है भाई पोल? अच्छा, मैं एक एक टर्म यहाँ बताऊंगा और पीछे ऊपर जाके मैं स्क्रॉल करके आपको उस डायग्राम में दिखाऊंगा पोल क्या है ना, हर एक टर्म के बाद। पोल क्या है, जैसे नेक्स्ट टर्म आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके उस डायग्राम में आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए पोल क्या है भाई? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट। सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं बोला है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है उसका जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ये मिरर के सरफेस का पॉइंट होता है। पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय P, लेटर P, है ना। पोल को मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे पोल दिखाना है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है इसका, हाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये कर्व है उसका जो मिड पॉइंट होगा आप उसे पोल कहेंगे। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे मैं सी कर रहा हूँ, उसको मैं आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहूंगा, वो अलग बात है। और पोल क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट है उसे आप पोल कहेंगे। ओके, ये होगा कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसे आप पोल करेंगे। देखो मैंने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अच्छा पोल बताओ, ये मिरर का पार्ट है या मिरर के बाहर है? ये मिरर पे ही है। पोल का जो पॉइंट है या पोल जो ऐसा पॉइंट है जो मिरर पे ही है, एक्चुअली मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है। ओके, देखो हमने यही लिखा था, देखो पोल में कहा गया, हाँ यहाँ है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड पोल। इट इज द सेंटर ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है ये, है ना। ये उस स्फीयर का सेंटर नहीं है। ऑब्वियसली ये कहाँ होता है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर P। चलिए अब नेक्स्ट टर्म, इसकी बात मैंने कह दी अभी, फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय C, लेटर C। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको डिफाइन करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। पहले से बोल के रखा है, स्फेरिकल मिरर जो होती है एक स्फीयर का पार्ट होती है, एंड ऑब्वियसली उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, है ना। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मींस जो स्फीयर का जो सेंटर होगा उस पॉइंट को आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल C से डिनोट करेंगे। इफ आपको लास्ट वाला डायग्राम इमेजिन कर सकते हो तो सोचो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता या नहीं होता? आंसर होगा नहीं होगा, है ना। तो वही लिखा मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट जो होता है ये मिरर पे नहीं होता है, मिरर के बाहर होता है। वही लिखा है, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। चलो डायग्राम में जाएं पहले,
डायग्राम में देख लेते हैं भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देखो पहले कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर देखो, एक मिरर जो है ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। एक्चुअली ये किसका पार्ट होता है? स्फीयर का पार्ट होगा। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, वो है ये। इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है, और पोल जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है। ओके, दोनों में फर्क समझ में आया होगा आपको। ओके, अच्छा बताइए क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर पे है या मिरर के बाहर है? ऑब्वियसली मिरर के बाहर है। It lies outside the reflecting surface of the mirror. It is not the part of the mirror. It will not lie on the mirror. है ना, एक्यूरेटली बोला जाए तो। ये तो कॉनकेव मिरर हो गया। चलिए कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है भाई, है ना। ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। देखो डॉटेड लाइन से मैंने पूरा स्फीयर ड्रॉ करने का ट्राई किया है, राइट। ये मिरर तो यहाँ से यहीं तक है ना, मिरर तो यहाँ से यहीं तक है। मैंने डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है ना। अच्छा, वो जो स्फीयर का पार्ट है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे ये सी लिख दिया, यही सेंटर होगा उस स्फीयर का, राइट। उसी को आप क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, है ना। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, या मैं कह सकता हूँ क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इट लाइज ऑन द surface of mirror? No, it lies outside the surface of mirror. I hope आपको क्लियर है। पोल अलग बात होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग बात होती है ना। चलिए भाई, हो गया हमारा पोल, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया। वही लास्ट लाइन लिखा था, याद आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर lies in front of its reflecting surface. However, it lies behind the reflecting surface of mirror in case of convex mirror. बड़ा सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा। मान लो जिसको वो डायग्राम याद आ रहा है उसे ये समझ में आ गई होगी, नहीं आ रहा तो पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये था मेरा कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? लेफ्ट साइड है। इसका पॉलिश सरफेस कौन है? राइट वाला, ये वाला। देखो मैंने सिल्वरिंग करके दिखाया है, डॉट ऐसे देखो, ऐसे छोटे छोटे लाइंस बना दिए अलग से। ये पॉलिशिंग को मैं दिखा रहा हूँ या सिल्वरिंग को दिखा रहा हूँ। तो राइट सरफेस जो है इस कॉनकेव मिरर का वो पॉलिश्ड है, लेफ्ट सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इजंट इट? लेफ्ट साइड में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो लेफ्ट साइड है उसे मैंने देखो सिल्वर कर दिया या पॉलिश्ड कर दिया है। तो लेफ्ट सरफेस जो है वो पॉलिश सरफेस है, और राइट सरफेस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब बताओ इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे में है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या सामने में है? तो कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तो पीछे में है, ये तो पॉलिश सरफेस की तरफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आई होप समझ में आया। चलिए भाई, ये भी हो गया हमारा, ये लाइन भी खत्म हो गया। एक बात फिर से मैं याद दिला दूं, इफ आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और लगा डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए, पहले तो वो वीडियो देख लेना। दूसरी बात मैं हमेशा याद दिलाता रहूंगा कि जब एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, ओके, उसे मूवीज की तरह नहीं देखिए। आप पॉज लिया कीजिए, एक छोटे से पॉइंट के बाद आप पॉज कर लीजिए, आप अपनी स्पीड में पढ़िए, पॉज करके नोट्स बनाइए, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, इन सारी बातों को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। और एक बार लिख लिया, ठीक है, फिर उसको मैं देखो रीड भी कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सर ने जो बोला, हाँ मुझे समझा, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझा तो उस पार्ट को फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ी मेहनत कर लेंगे। एक बार अच्छी मेहनत कर दी तो दिमाग में वो बैठ जाता है, फिर हटेगा नहीं, फिर एग्जाम में कभी टेंशन होगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टर्म आ रहा है
रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। रट गया, 1000 बाल बोल चुके हैं इस लाइन को, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ऑब्वियसली उस स्फीयर का एक रेडियस होगा, और उसी रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। The radius of the sphere is called radius of curvature of the mirror, and it is represented by capital R. Okay? और यहाँ पे मैंने CP लिखा है। C किसको लिखता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और P क्या लिखा था? पोल को। Isn't it? पोल जो होगा वो स्फीयर का पार्ट होगा या स्फेरिकल सरफेस पे होगा, और C सेंटर है। Isn't it? पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। हाँ होगा, बिल्कुल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। ओके, चलिए इसको भी हम लोग फिर से डायग्राम में जाके देखते हैं। देखिए, सेंटर से लेके इस स्फेरिकल, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, उसे सेंटर से मिला लो, वो जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। कोई भी पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला लो स्ट्रेट लाइन से, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी भाई क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वही रेडियस ऑफ स्फीयर होगा ना। बिल्कुल। अच्छा, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो तो पी भी तो ले सकते हो, पोल भी तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ही पॉइंट है। इस पी को सी से मिला लो, ये लेंथ भी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो ये भी है, सेंटर से मैंने इस स्फेरिकल सरफेस का कोई भी पॉइंट मिला लिया, उसकी लेंथ सेंटर से उसकी उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अच्छा, सी और पी को मिला लो, पी भी तो स्फीयर का पार्ट ही है ना। पी और सी को मिला लो स्ट्रेट लाइन से, वो भी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बड़ी आसान आसान सी बातें भाई, आराम आराम से पढ़ते जाना है, याद करते जाना है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग कुछ अलग ही लिख देते हैं, तो स्पेलिंग में AL है, LE नहीं है, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या है भाई प्रिंसिपल एक्सिस? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, वो किन दो पॉइंट से क्रॉस करती है? वो करती है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सोचे तो कह सकते हैं अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, the straight line passing through pole and center of curvature of spherical mirror is called principal axis. क्लियर है? सही है। एक और लाइन मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं डायग्राम से फिर से समझाऊंगा दोनों को। देखो हो गई गड़बड़। प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नॉर्मल टू मिरर। देखो आ गया, गलती कर ली, याद हो गया, स्पेलिंग में गलत नहीं करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग बात होती है, आपके स्कूल के जो सर या मैम होते हैं वो हर एक छोटी बात के लिए आपका मार्क्स कट कर देंगे। ओके, चलिए आ जाए यहाँ पे। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। नॉर्मल ड्रॉ करना आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, एक मिनट रुक जाए हम लोग, देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन, देखो मैं डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जा रहा हूँ, है ना, जो कि सेंटर एंड पोल को मिलाया जा रहा है। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसे आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इधर पीछे कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है। कहाँ तक जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा,
है ना। ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लाइन मैंने ये बोला, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो P पे नॉर्मल होगा। तो मान लो P पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे, है ना, मिरर के किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस P पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मन में इमेजिन कीजिए, है ना। P पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो तो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी, है ना, वो होगी टेंजेंट लाइन। अब आपको क्या करना होता है? उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। अच्छा, उस टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो तो यही प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ना, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगी, राइट। तो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? यही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो आप कहोगे पॉइंट P से जो नॉर्मल लाइन पास होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस है। यस, पॉइंट P मींस पोल से पास होने वाली नॉर्मल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए दो सेंटेंस लिख सकते हैं। इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर, एंड आल्सो वी कैन से दैट इट इज द नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पोल। दोनों लाइन लिखिए, लास्ट वाला लाइन ना लिख दीजिए, दोनों लाइन लिखिए जब भी एग्जाम में आ जाए। और दोनों को लाइन को समझने के बाद इमेजिन होता है ना, सब कुछ फील होता है। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई बढ़ जाते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या होती है भाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? तो समझते हैं। देखो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन द कॉनकेव मिरर, गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। मिरर का काम ही रिफ्लेक्ट कर देना। तो कोई भी रे जो कि कॉनकेव मिरर पाएगी उसके कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो मैं एक स्पेसिफिक रे की बात कर रहा हूं, ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। जब वो कॉनकेव मिरर में आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। जो जितनी भी रे आ रही हैं, अच्छा बहुत सारी रे आ सकती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, राइट। तो जितनी भी रे आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखोगे कि वो एक पॉइंट पे मिलेगा, है ना। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर will meet or intersect at a point on a principal axis, है ना, and that point on the principal axis will be called as principal focus of concave mirror. ओके, रिपीट करते हैं, फिर डायग्राम से देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। The rays parallel to principal axis fall on concave mirror gets reflected by it, है ना, वो रिफ्लेक्ट हो गई। And these reflected rays meet or intersect at a point on principal axis. ये सारी रे, अच्छा जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलती है और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, और उस प्रिंसिपल फोकस को मैं कैपिटल एफ से डिनोट करूंगा। चलिए इसको डायग्राम से देख ले। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, लाइट वाला चैप्टर, डायग्राम जम के बनाना होता है, और जम के आप तभी बना सकते हैं जब डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो। तो हर एक डायग्राम को, इसलिए मैंने हैंड रिटन डायग्राम बनाया है। हर एक डायग्राम देखो हैंड रिटन है, हाथ से ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है, इसलिए मैंने बनाया है ताकि आप देख सको कि ओके ऐसे ऐसे बनाना है ना, राइट। चलिए, तो मैं प्रिंसिपल फोकस समझाता हूँ। ये कैसा मिरर है, देखो इसका लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग है, राइट साइड पॉलिश्ड है, और इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? लेफ्ट में ही है। तो कॉनकेव मिरर में भूलना नहीं, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है सेंटर की तरफ होता है, या आप ये भी कर सकते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है ना। तो ये कैसा मिरर है? ये मिरर है कॉनकेव मिरर। अच्छा देखो, इस कॉनकेव मिरर में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैं दो रे लेके आ रहा हूँ। देखो, एक ऊपर रे लेके आया और एक नीचे रे लेके आया। ये दोनों रे जो हैं, ये दोनों रे जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा आ गया, और मिरर पे जैसे इंसिडेंट हुआ, मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ इसे रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर दिया।
ये रे भी इंसिडेंट हुआ और ये मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये सारी रिफ्लेक्टेड रे, मैं तो दो ही दिखा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी रे हो सकती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल दोज रेज will meet on a point on the principal axis and that point is called as principal focus। क्लियर है? अच्छा, मैंने ये किसके बारे में बताया है? कॉनकेव मिरर के बारे में बताया आपको। अब आते हैं, अच्छा ये देख लेते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है या नहीं है? हाँ, देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये लेफ्ट वाली सरफेस है, राइट वाली सरफेस पॉलिश सरफेस है, ठीक है। लेफ्ट वाली सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इजंट इट प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ प्रिंसिपल फोकस भी है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में, है ना। चले, हो गया, ये लाइन समझ में आ गया अपने को। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस को समझाता हूँ। क्या है भाई लिखा हुआ? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऐसे भी कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, उसको कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा, मैं ये कौन सी रे की बात कर रहा हूँ? द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा उसे भी कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे उनका क्या होता है देखते हैं। एंड दीज रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। These reflected rays appear to come from a point on a principal axis of the mirror। इस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल फोकस से या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आ रही है और उसी पॉइंट को हम लोग कह देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और उसी पॉइंट को क्या कर देंगे आप? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कर लें, देख लें डायग्राम से। यस। अच्छा, ये देखो, बताओ ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है? कैसे डिसाइड करते थे? स्टार्टिंग में ही पढ़ा है भाई। देखो, क्या ये स्फीयर का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है। दूसरी बात, इसका पॉलिश सरफेस ये वाला है ना, लेफ्ट राइट वाला सरफेस कैसा? पॉलिश्ड है। और लेफ्ट वाला सरफेस कैसा है? ये बाहर वाला सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। याद करो, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते थे? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी तरफ, पीछे या बिहाइंड, हम लोगों ने बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो हम लोग कहते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। या कह सकते हैं पॉलिश सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, आप उसे भी कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सारा डेफिनेशन रट जाएगा, इतनी बार हम लोग बोलते रहेंगे या यूज करेंगे तो। अब देखो, मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट कराया, इसे आप कहोगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अब मिरर पे आया, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा और इधर रिफ्लेक्ट हो गया। एक और दूसरी रे ले लेते हैं, इंसिडेंट रे। देखो, इंसिडेंट रे ऐसे ली, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ मिरर के और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ये दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपको कन्वर्जिंग दिख रहा है या डाइवर्ज करता दिख रहा है? दूर जाता हुआ दिख रहा है ना। देखो, ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहीं भी मिल सकता है? आंसर विल बी नो, नहीं मिल सकता भाई। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इफ इंसिडेंट रे आए तो वो कहीं ना कहीं या तो मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों डाइवर्जिंग रेज को मैं पीछे की तरफ, मिरर के पीछे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ ट्रेस करता जाता हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है। और इसे भी डॉटेड लाइन से ट्रेस करता जा रहा हूँ। जब मैं ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ट्रेस करूंगा तो देखेंगे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। और इधर वाले आदमी को क्या लगेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आता हुआ लगेगा। और इसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके,
प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आई होप समझ में आया। और डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम की प्रैक्टिस तो कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखते हैं, अच्छा इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है कॉन्वेक्स मिरर की, इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, पॉलिश सरफेस है। और इसकी प्रिंसिपल फोकस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, ये लिखा है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस लाइज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब आता है नेक्स्ट टर्म, फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को हम लोगों ने डिनोट किया था कैपिटल एफ से। अब आ रहा है टर्म फोकल लेंथ, इसे मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एफ से। ओके, व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। The distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called focal length. The distance between pole याद है? हाँ याद है। and principal focus अभी जस्ट पढ़ा। तो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, एंड इस फोकल लेंथ को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा। अच्छा देखो, पोल को मैंने किससे डिनोट किया था, कैपिटल पी से। प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट किया था, कैपिटल एफ से। तो पीएफ लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं फोकल लेंथ, है ना। चलिए फोकल लेंथ देखते हैं डायग्राम में। इसमें भाई हाँ यहाँ चलते हैं, पहले इससे देख लेते हैं इसको। ये देखो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव मिरर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड इनवर्ट्स है या टुवर्ड सेंटर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर कर लीजिए या कर्व्ड इनवर्ट्स कर दीजिए, इसलिए ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, फोकल लेंथ की। तो वो फोकल लेंथ क्या होगा, ये एफ है प्रिंसिपल फोकस और ये क्या है पोल। इसके बीच की जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस होगी वो प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी पीएफ, उसी को फोकल लेंथ कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, ये जो पोल है और ये जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी पीएफ, इसी को क्या कहेंगे आप, फोकल लेंथ कहेंगे। चलिए अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहला रही है, फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए हो गया, पीएफ इज इक्वल टू एफ। आई होप समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है स्फेरिकल मिरर में अपर्चर। तो अपर्चर होता क्या है, तो अपर्चर को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपर्चर को इमेजिन नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। या आपके घर में जरूर आपके डैड अंकल किन्हीं ना किन्हीं का आपके घर में एक मिरर जरूर होगा, शेविंग मिरर, है ना, शेव करने वाली मिरर होगी। ओके, उसको आप इमेजिन करना, ठीक है, और मैं उसे बता भी दूंगा आगे। चलो पहले ये समझ लेते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो तो स्फेरिकल होती है। ओके, द सरफेस हैज अ सर्कुलर आउटलाइन। ऐसे इमेजिन करो कि एक स्फेरिकल मिरर था और इसका आउटर साइड को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अंदर का सरफेस कैसा हो जाता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता। तो इस मिरर का देखो आउटर लाइन, आउटलाइन देखोगे, आउटलाइन देखोगे ये कैसा दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा। इमेजिन करना पड़ेगा ये कैसा दिखेगा, आपको सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी। देखो वही लिखा मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज स्फेरिकल, है ना। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, वो स्फेरिकल है। ओके, बट सरफेस हैज अ सर्कुलर आउटलाइन। ये जो मिरर का बाहर वाले हर एक पॉइंट को मिलाओगे, मिलाते जाओगे, वो कैसा दिखता है, सर्कुलर आउटलाइन दिखता है ना। द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर आउटलाइन इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसकी जो डायमीटर होगी उसे क्या कहोगे, अपर्चर। अच्छा, इस सर्कल की आपको डायमीटर कैसी दिख रही है, इजंट इट, इट इज mn, है ना। m से n को मिलाने वाली लाइन जो है
वही सर्कल की डायमीटर है, और इसी डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। आई होप समझ में आया अपर्चर क्या है। ठीक है, क्या अपर्चर इस स्फीयर का डायमीटर है? नहीं, स्फीयर का डायमीटर अपर्चर नहीं है। तो किसकी डायमीटर अपर्चर है? ये स्फेरिकल मिरर का जो सर्कुलर आउटलाइन है उसकी जो डायमीटर है, ये जो mn लाइन है, उसे हम लोग कहते हैं अपर्चर। ओके, इन फिगर द डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। ओके, अपर्चर समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए, अब मैंने ऐसे नोट लिख लिया अलग से। यू मस्ट हैव सीन शेविंग मिरर इन योर हाउस। This mirror, the shaving mirror used in our house is actually concave mirror. ये भी एक आ गया आपको क्वेश्चन। शेविंग मिरर में कौन सी मिरर यूज होती है? कॉन्केव मिरर यूज होती है। ओके, उसके ऊपर आप हाथ फेर के देखना तो आपको लगेगा हाथ ऐसे कर्व्ड इनवर्ड दिखेगा। आपको हाथ फेरोगे ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा जैसा दिखेगा। आपको जो सरफेस दिखता है वो तो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही होता है। उसमें हाथ आप फेरोगे तो आपको कैसा दिखेगा? वो कॉन्केव दिखेगा, मीन्स अंदर की तरफ कर्व्ड इनवर्स दिखेगा। आपको अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा दिखेगा। ओके, तो शेविंग मिरर कैसा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर। अच्छा, उस मिरर को देखो, उसका चारों बगल जो होगा वो कैसा दिखेगा? सर्कुलर आउटलाइन है ना, बार बार का देखो, बार बार का देखो, कैसा दिखेगा? वो सर्कुलर दिखेगा। उसी की जो डायमीटर होती है उसे अपर्चर कहते हैं। अच्छा, उस सर्कुलर आउटलाइन को की जो डायमीटर उसकी अपर्चर करते हैं। ओके, अच्छा मान लो बड़ा सा आपने स्फेरिकल मिरर ले लिया तो उसकी आउटलाइन जो होगी, सर्कुलर आउटलाइन भी बड़ी होगी। हाँ, बड़ा साइज का मिरर ले लिया तो उसकी सर्कुलर आउटलाइन कैसी होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब उसका डायमीटर भी बड़ा होगा। तो आप कहोगे लार्ज साइज मिरर का जो अपर्चर होता है वो लार्ज होता है, और स्मॉल साइज मिरर का अपर्चर कैसा होता है? स्मॉल होता है। अच्छा, इसका उल्टा मत समझ लेना। लार्ज साइड मिरर का साइज बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अलग बात है, अपर्चर अलग बात है। ओके, तो लार्ज साइज मिरर की अपर्चर बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि वो साइज ही बड़ा है, उसका सर्कुलर आउटलाइन बड़ा हो जाएगा। जब सर्कुलर आउटलाइन बड़ा हो गया तो उसकी डायमीटर भी बड़ी हो गई, है ना। हो सकता है ना एक बहुत बहुत बड़ा, मान लो अर्थ की सरफेस, अर्थ का मान लो सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है ना। इमेजिन करो अर्थ का सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस, उसमें छोटा सा पार्ट ले लो अर्थ पे, एक छोटा सा एक सर्कल बना दो वहां पे, एकदम छोटा सा। इमेजिन करो उसी को मिरर की तरह इमेजिन करो। क्या वो मिरर का साइज छोटा है? बिल्कुल छोटा है। आपने एकदम छोटा छोटा या इमेजिन किया तो बहुत छोटा साइज का है। क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है? नहीं, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा, है ना। अर्थ के सरफेस पे एक सरफेस, अर्थ का सरफेस स्फेरिकल होता है अर्थ, उसमें एकदम छोटा सा सरफेस इमेजिन करो। क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है? नहीं। क्या उस मिरर का साइज छोटा होगा? हाँ। क्या उसका अपर्चर छोटा होगा? हाँ, है ना। तो अलग अलग बात होती है, अपर्चर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग बात होती है। ठीक है, चलिए, we shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. अब जो ये 10th स्टैंडर्ड चल रहा है, ये आप 12th भी जाएंगे एक्सेप्ट आईआईटी प्रिपरेशन और एम्स प्रिपरेशन, है ना। आप देखेंगे कि वहां पे ये सब डिस्कशन लिखा ही नहीं रहता है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। इट इज सो एक्यूरेट, इट इज सो एक्यूरेट। इसमें लिखा है कि आगे की जो स्टडी या डिस्कशन होने वाला है उसमें हम लोग देखो, वी शैल कंसिडर in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is very small, is much smaller than its radius of curvature. ऐसे ही spherical mirror की बात यहाँ पे होगी। आप कहोगे जिसमें ऐसा केस नहीं होगा तो उस केस को हम लोग यहाँ पढ़ते ही नहीं है। 12th में जाके फिर से आपको लिखेगा ये लाइट रिफ्लेक्शन आएगा, वहां पे भी नहीं पढ़ते हैं, एक्सेप्ट आप आईटी की प्रिपरेशन कर रही हो तो। अब आईटी की प्रिपरेशन करोगे, देखो वहां पे हम लोग समझाएंगे, मैं ही समझाऊंगा आपको, प्यार से समझाऊंगा कि देखो वहां पे क्या अलग हो जाता है। ठीक है, अभी इसको स्किप कर देंगे इस पार्ट को। चलिए, देखो कितनी एक्यूरेट लैंग्वेज एनसीईआरटी यूज कर रहा है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स,
the radius of curvature is found to be equal to twice of focal length. Means radius of curvature will be twice of focal length, but this is only valid for the small aperture spherical mirrors. For a large aperture spherical mirror, this formula R is equal to 2f is not valid. अच्छी बात है, ये यहाँ पढ़ना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा मान लेंगे कि हमारे हर एक मिरर जो है वो स्मॉल अपर्चर वाला है और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगी. ओके, चलिए. दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर lies midway between pole and center of curvature. This implies that what? The principal focus lies midway between pole and center of curvature. मतलब पोल और सेंटर कर्वेचर ले लिया, पोल एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन होगा? ये प्रिंसिपल फोकस होगा, है ना. देखो मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, कोई डायग्राम आ जाता है. हाँ, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाला देखो. देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इनके एग्जैक्टली बीच में ये प्रिंसिपल फोकस होता है, एग्जैक्टली बीच में. अब सोचो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या लिख लेते हैं आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर. प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या लिखते थे? फोकल लेंथ. अच्छा, यानी पीएफ की लेंथ होगी फोकल लेंथ, यानी एफ और सी भी फोकल लेंथ हो जाएगा. एफ प्लस एफ विल बी इक्वल टू आर, मींस 2f इज इक्वल टू आर. ये भी बोल सकते हैं आप. मींस distance between principal focus and pole is focal length. Distance between principal focus and center of curvature is also focal length. Okay, and distance between pole and center of curvature is radius of curvature. तो ये जो principal focus है ये pole and center of curvature के ठीक बीच में होगा, ठीक exactly बीच में होगा. If आप small aperture ले रहे हैं तो चलिए, और हम लोग लार्ज अपर्चर लेंगे ही नहीं तो आप चलेगा, आप इग्नोर भी कर सकते हैं. चलिए भाई, ये समझ में आ गया मुझे. आगे बढ़े. बिल्कुल. अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स. अब हम लोग इमेज फॉर्म करने की चीजों को सीखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एक मिनट का पॉज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. आप लोग भी पॉज ले लो. ओके, मैं वाटर ले लेता हूँ. चलिए, अब यहाँ पे आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम. अब देखो इस लाइन से मैं स्टार्ट करता हूं, फिर वहां पे चलेंगे. एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ईच पॉइंट. आप कोई भी पॉइंट ले लो ऑब्जेक्ट का, या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, जो ऑब्जेक्ट ही पॉइंट वाला है, उससे कितनी रे निकलती है? इनफाइनाइट रेज, है ना. कितनी रेज ऑरिजिनेट होगी वहां से? इनफाइनाइट रेज. अच्छा, इफ देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से या किसी एक पॉइंट से कितनी रेज ऑरिजिनेट करती है? इनफाइनाइट. To construct the ray diagrams in order to locate the image of an object, a large number of rays emanating from point can be considered. अब आपको रे डायग्राम के थ्रू इमेज की लोकेशन पता करनी है, तो कितने रेज ले सकते हो? जितनी रे लेने हैं ले लो. लार्ज नंबर ऑफ रेज कैन बी टेकन. पॉइंट, एक पॉइंट पार्टिकल से या पॉइंट ऑब्जेक्ट से कितनी रेज ऑरिजिनेट करती है? इनफाइनाइट. और अगर मुझे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करना हो तो मैं कितनी रे को ले सकता हूं कंस्ट्रक्शन में, रे डायग्राम के कंस्ट्रक्शन में? इनफाइनाइट ले सकता हूं, जितनी बनी हो उतनी ले लूंगा. बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज फ्रॉम अ पॉइंट. मतलब आपने एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज ले लोगे और उन सबका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करोगे तो आप इमेज, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को लोकेट कर पाओगे. और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस पॉइंट से ना सिर्फ 2 रे ले लो, सिर्फ 2.
कोई भी कन्वीनियंट दो रे ले लो, उस रेज के लिए भी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया तो आप उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पता कर पाओगे, है ना। बताओ कौन सी अच्छी बात है, बहुत सारी रे लेके आपको रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है या दो रे ले लिया तो भी काम चलेगा। भाई हम लोग आलसी लोग हैं, कन्वीनियंस वाले लोग हैं, तो हम लोग तो दो रे लेके ही काम चला लेते हैं, है ना। चलिए, these rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from mirror। मतलब हम लोग ऐसी रे लेंगे जिसके रिफ्लेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो मुझे पहले से पता हो, और उसी रे के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों को कौन कौन सी रे लेनी चाहिए। ऑब्जेक्ट से निकलने वाले तो बहुत सारी रे हो सकती हैं, हमें को कौन सी रे को लेना चाहिए और किस रेस को लेके ट्रेस करना चाहिए इमेज को पता करने के लिए, इमेज की लोकेशन पता करने के लिए, तो हम लोग आसान आसान रे लेंगे। ओके, क्लियर है। intersection of at least two reflected rays give the position of image। अच्छा, मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज पॉइंट इमेज ही बनेगी, तो पॉइंट इमेज जब बन रही है वहां पे कितनी रिफ्लेक्टेड रे, जितनी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे ले लोगे ऑब्जेक्ट से, जितनी रे लेनी ले लो, 10,000 रे ले लिया, सब रिफ्लेक्ट की, सबको ट्रेस करते गए, सब रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, उसे आपका वो इमेज मिल जाएगा या मिलता हुआ लगेगा, है ना। मिल जाएगा, याद करो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में जहां मिल जाता है उसे हम लोग रियल इमेज कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलता हुआ लगेगा उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे, पहले बोल चुका हूं मैं, है ना। तो बहुत सारे रे को लेके ट्रेस करना जरूरत नहीं होता है, किसी दो रे को ले लो, ऑब्जेक्ट से दो रे लेके चलो, कन्वीनियंट वाला रे, कौन सी कन्वीनियंट रे होती है अभी जस्ट बताऊंगा मैं, तो दो रे को ले लिया, उसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लिया, है ना, और उस दो रे को ट्रेस करते गए, दो रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस करते गए, अगर वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहीं एक्चुअली मिल गई तो हम लोग कहेंगे वहीं पे इमेज है, और वो एक्चुअली में मिली है तो हम लोग कहेंगे वो रियल इमेज है, और इफ आपको मिलती हुई लगी तो आप कहेंगे वो वर्चुअल इमेज है। ओके, तो कितनी रे लेनी चाहिए, दो रे लेनी चाहिए, उसी से काम चल जाता है। ओके, अच्छा अब बात चलती है, एक बात हो जाती है, एक टर्म लिखा रहता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में बोला था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, तो इस इनफाइनाइट पॉइंट को ले लोगे, सोचो, तो उसमें से आप क्या करेंगे, हम लोग जब इमेज बनाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तो देखोगे मैं हमेशा एक लीनियर ऑब्जेक्ट लूंगा, है ना, उसका ऊपर वाला पॉइंट ले लूंगा, एक नीचे वाला पॉइंट ले लूंगा, इसी दो पॉइंट की से रे लेता हुआ दिखाऊंगा, और इन दोनों पॉइंट से भी कितनी रे लूंगा, दो दो, बस दो दो, ठीक है। चलिए, ये सब तो कहानी हो गई कि मैं दो रे लूंगा, है ना, मतलब प्रॉपर्ली एग्जाम में ये पूछा तो नहीं जा सकता, है ना, ये पूछा ही नहीं जा सकता ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आना चाहिए, तो समझदारी वाला पॉइंट था, समझदारी वाली डिस्कशन थी, राइट। चलिए आगे आते हैं। देयर आर 4 कॉमन केसेस। ओके, कौन सी 4 कॉमन रेज हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ये तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में ही था, है ना, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में था ना, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो रिपीट हो जाएगा, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, ठीक है, कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉन्केव मिरर के केस में तो प्रिंसिपल फोकस पे एक्चुअली में मीट कर जाती है, एक्चुअली पास कर जाती है उस पॉइंट से, और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है ना, ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे। चलो मैंने डायग्राम बना दिया, ये कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। क्यों कॉन्केव मिरर है भाई, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, लेफ्ट साइड वाला सरफेस, ये जो लेफ्ट साइड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये राइट साइड वाला पॉलिश सरफेस है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है या सेंटर की तरफ है, तो आप कहेंगे ये कॉन्केव मिरर है। चलो, कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है,
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब मैंने जो रे ली है, यहाँ देखो रे जो ली है वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है। तो आगे रे आई टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये रे किधर से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर से एक्चुअली में पास हो रही है, एक्चुअली में पास हो रही है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो सर आई आर बहुत कुछ बना दिया। ठीक है, अच्छा ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आ रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देते थे। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो स्फेरिकल मिरर में वो नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल है इस पॉइंट पे। याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे है, आती हुई रे है, and normal is called as angle of incidence which is I. Angle between reflected ray, देखो ये reflected ray है, and normal is called as angle of reflection R and I is equal to R. इसी को फॉलो करके मैंने यहाँ पे बनाया होगा, है ना डायग्राम। चलो याद कर लिया। ये कंफर्टेबल रे कौन सी है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अच्छा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रे विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखो मैंने जो इंसिडेंट रे लिया है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो इधर चली जाएगी, है ना। फिर से देखो ये जो पैरेलल रे आई है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। आप उस पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, राइट। तो ये जो डॉटेड लाइन बीच से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती दिख रही है वही इस पॉइंट का नॉर्मल हो जाएगा। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आर, आई विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, वही समय ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया तो ये इंसिडेंट रे ऐसी रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अच्छा, इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे रिट्रेस करोगे तो आपको प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ लगेगा, है ना। ये देखो प्रिंसिपल फोकस से ऊपर लेके जाओगे तो आपको लगेगा कि उधर आता हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए ऐसे ऐसे आता हुआ जा रहा है ना। आई होप ये समझ में आ गया। 4 कॉमन केस का फर्स्ट केस, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ओके, या अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों डायग्राम बना देने का, डायग्राम जरूर बनाना है। चलिए नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं। द जॉइन, अच्छा ये मैंने बता ही दिया अभी, the join a straight line between point at which ray is falling on the mirror and its center of curvature and this line will be normal। ये बहुत बार हो चुका है कि इस मिरर का कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, इस मिरर के सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, वो उस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाता है? और मैंने लिख दिया वी कैन यूज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, ऑब्वियसली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो पहला फेमस रे हो गया। अब दूसरा फेमस रे, ray passing through principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis। क्या कर रहे हैं भाई डायग्राम में, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलें क्या, चलो बोलते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, a ray which is passing through principal focus in case of concave mirror after reflection will become parallel to principal axis। if incident ray principal focus से पास हो रही है तो reflected ray principal axis के पैरेलल होगी कॉन्केव मिरर के केस में। ठीक है, फिर से देखो ये पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट पे इफ आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करो, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, है ना, मिला दिया, है ना। और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है जो कि सी से पास हो रहा है। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच की एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और आई विल बी इक्वल टू आर। वही फॉलो किया तो ये मुझे रे डायग्राम मिल जाएगा।
ये हो गया कॉनकेव मिरर की कहानी। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में, अच्छा इंसिडेंट रे आ रही है, क्या इंसिडेंट रे फोकस से पास हो सकती है? नहीं, वो तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, वहां तो रे जा ही नहीं सकती। तो ये रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ सिर्फ डायरेक्टेड है ना। इफ ये मिरर नहीं होता तो वो एफ से क्रॉस करता है ना, ऐसा ऐसा, ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। अच्छा ये पॉइंट पे इंसिडेंट रे आया, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, यही क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको मिलाने वाला डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आई विल बी इक्वल टू आर। अच्छा अब काम की बात पे आते हैं। इफ कोई इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात। सेकंड फेमस रे खत्म हुआ, दोनों डायग्राम रख लिया, बार बार मैंने बोल दिया। अच्छा अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए स्पीड स्लो हो जाए, थोड़ा फास्ट, जिनके लिए स्पीड फास्ट हो जाए तो थोड़ा स्लो रुक जाओ, थोड़ा सा सुन लिया, रुक लिया, लिख लिया, सिंथेसाइज किया माइंड में, फिर आगे बढ़े। नहीं समझा एक बार और रिपीट कर लिया, क्या दिक्कत है, रिपीट करो। चलिए आगे। थर्ड फेमस रे, a ray passing through center of curvature of concave mirror or directed in direction of the center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। कितना बोल दिया मैंने, हवा ही नहीं लगा सर, क्या बोल रहे हो सर, आराम से, ठीक है सर, आराम से बोल रहा हूँ। A ray passing through center of curvature of concave mirror, चलो देखते हैं डायग्राम से देखते हैं। ये देखो मेरा कॉन्केव मिरर है, क्यों है, बार बार मैंने बोल दिया है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट है। अब देखो कोई भी इंसिडेंट रे इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाए और इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, ये होगी देखो इंसिडेंट रे है ना। अच्छा याद करो इस पॉइंट पे इफ आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो वो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। ओके इस केस में इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक ही लाइन है, हाँ है। कोई भी इंसिडेंट रे इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे आ रही है कॉन्केव मिरर में, तो वो जो रे है वो लाइन जो है वही नॉर्मल लाइन है। कि नॉर्मल लाइन होती क्या है, इस मिरर का कोई भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, वही नॉर्मल लाइन होगी। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है, तो बताओ इंसिडेंट रे और नॉर्मल में कितनी एंगल बनेगी, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ जीरो हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन के अलोंग चला जाएगा, इसी लाइन के अलोंग चला जाएगा। मींस कॉन्केव मिरर में इफ कोई रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड रे will revert its path and will pass along the same line। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम ही लाइन की तरफ हो रही है, सेम ही लाइन के अलोंग है और उसी लाइन के अलोंग नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन के अलोंग है। देखो यही लिखा है, देखो ध्यान से समझो। A ray passing through center of curvature of concave mirror after reflection is reflected back along the same path। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ओके अच्छा अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर क्यों है, पॉलिश सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। ओके अब देखो मैंने एक इंसिडेंट रे लाया, इंसिडेंट रे किसकी तरफ जाती हुई लग रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लग रही है। अच्छा इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आई है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दोगे। तो इस केस में यही लाइन के अलोंग इंसिडेंट रे है और यही लाइन नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन के लॉन्ग होगा। ओके, आई होप ये लाइन समझ में आया। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ की तरफ चला जा रहा है। चलो बढ़िया बात, ये तो आप जाएंगे जेई के प्रिपरेशन में जाएंगे, नीट के प्रिपरेशन में जाएंगे, इस लाइन का तो इतना इतना ज्यादा यूज होगा, इतना ज्यादा यूज होगा कि मजा आ जाएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में अभी 10th में तो रख ही लो इन सारे लाइंस को। ओके, चलिए फोर्थ फेमस रे, रे इंसिडेंट obliquely to principal axis towards pole, है ना। देखो एक पोल पे, अच्छा ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, एक रे जो है पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं, ऑब्लिकली अलग अलग होके ऑब्लिकली आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं आ रही है ना, उसी को मैंने यूज किया कि इंसिडेंट रे पोल पे ऑब्लिकली आ रही है, आने तो आ गई। अच्छा इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दोगे, वही क्या आ जाएगी, वही हो जाएगी नॉर्मल। तो इस केस में नॉर्मल, जब पॉइंट P पे इंसिडेंट रे आता है तो उस केस में नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस एक ही बात हो जाती है, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस है और यही क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्मल है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज I, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितनी एंगल बनाएगी, सेम ही एंगल बनाएगी, तो ये रे ऐसे आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज I, angle between reflected ray and normal is R, I will be equal to R. if पोल पे कोई रे obliquely आती है तो वो obliquely ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, and this is also following the laws of reflection। मैं सारे ये जो फेमस केस याद कर रहा हूँ या निकाल के ला रहा हूँ, सब कहाँ से आ रहा है, I is equal to R से आ रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ रहा है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में, अच्छा एक बात और याद दिला देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी बोलते हैं तो सारे बच्चे को एक ही लाइन याद आता है, I is equal to R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे दूसरा लाइन भी था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हमारे देखो किसी भी डायग्राम में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये पेज पे ही है, एक ही प्लेन में है ना, है, तो वो दोनों चीजें फॉलो हो रही है। चलो अब कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पोल ये है, इंसिडेंट रे देखो पोल पे ऑब्लिकली आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं आ रही है, आने तो आ गई। जैसे पोल से आप नॉर्मल ड्रॉ करते तो वो प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाता, इस केस में पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल एक ही बात है। तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से एंगल जो बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगी, तो उतनी ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। देखो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगी, जो R है, R को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I विल बी इक्वल टू R। इफ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रही है पोल पे तो ऑब्लिकली चली जाएगी, सच दैट I विल बी इक्वल टू R। और इस केस में नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस एक ही बात है। हो गया 4 फेमस रे, नोट्स बनाइए, लिखिए अच्छे से, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, है ना, और दिमाग में बैठा लीजिए हर एक बात को, एक बार दिमाग में बैठ गई तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये सब बातें, है ना। चलो वही मैंने ये लिख दिया, join the straight line between point at which ray is falling on the mirror and its center of curvature, this line is called as normal, in this case principal axis will be normal। ओके, I is equal to R यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में है, वो भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, है ना। इन ऑल अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। हाँ, हर एक केस में I is equal to R था, हर एक केस में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में था। At point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection equals angle of incidence। मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक लाइन को ब्रेक कर दिया है। आई होप आपको हर एक लाइन समझ में आ गया होगा और ब्रेन में बहुत हद तक आ गया होगा वो सारी बातें, ठीक है। चलिए एंड कर देते हैं वीडियो को। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।